तो नैना आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हम इतिहास की सीरीज चालू किए थे उसी में आज हमारा टॉपिक होगा एंग्लो मराठा वार। मतलब मराठे कहा जाता था कि मुगलों के बाद सबसे बड़ा अगर कोई सत्ता में मतलब दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो सकता था, जो क्षमता थी वो थी मराठों में। लेकिन वो क्या हुआ, ऐसी क्या गलतियां हुई कि मराठे भी ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हो गए और जो चुनौती मराठों को देना चाहिए था वो चुनौती मराठे दे नहीं पाए। इसी संदर्भ को समझेंगे। यह टॉपिक अगर हम बात करें तो यूपीएससी यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मराठे जैसा पावरफुल व्यक्ति, पावरफुल जो शासन था, मराठे जो सबसे कह सकते सबसे शक्तिशाली सत्ता के केंद्र थे, वो कैसे पराजित हो गए। इसी संदर्भ को हम समझेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसीलिए ये जो ऑनलाइन पोर्टल चालू हुआ है जिससे कि आपको एग्जाम में कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले और सफलता के आप करीब पहुँचें, इसी को लेकर चालू किया गया है। जिसमें हम आज का टॉपिक समझेंगे एंग्लो मराठा वार। इस चीज़ को समझने के लिए हम देखेंगे अंग्रेज मराठा युद्ध को समझेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें अंग्रेज मराठा युद्ध की, तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। मराठा पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव के मरने के बाद पेशवा बना नारायण राव, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसका लड़का माधवराव नारायण बना। ये छोटा बालक था। अब माधवराव नारायण को लेके पेशवा पद का विवाद हो गया। अगर हम बात करें, इसको समझिएगा, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बंगाल में कंपनी लगभग बक्सर के युद्ध के बाद इस्टेब्लिश हो गई। साउथ में भी कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही थी। बम्बई की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही था। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अभी भी पुणे में इनका प्रभुत्व नहीं जम पा रहा था क्योंकि मराठे काफ़ी मजबूत थे। लेकिन जो पहला एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसका टाइम पीरियड कहा जाता है 1775 से 1782 के बीच में हुआ। दोस्तों, इसका बेसिक कारण था, अगर एक शब्द में हम कहें तो कारण था मराठों का आंतरिक विवाद। पेशवा के पद को लेकर मराठों का आंतरिक विवाद हुआ और नारायण राव, माधवराव नारायण को रघुनाथ राव ने चुनौती दी, जो उसका चाचा था, जिसको इतिहास में रघुआ भी कहते हैं। और यह पेशवा बनने के लिए बम्बई की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहायता मांगने चला गया और यही कंपनी चाहती थी और यहीं से कंपनी को मौका मिल गया मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का। जो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो समझौता हुआ बम्बई की गवर्नमेंट के बीच, उसको कहा जाता है सूरत की संधि। सूरत की संधि में यह था कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाएगी कंपनी और सालसेट और बेसिन, दो क्षेत्र रघुनाथ राव कंपनी को दे देगा। और इस तरीके से प्रथम एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हो जाती है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का जो कारण था वो था मराठों का आंतरिक विवाद, पेशवा के पद को लेकर विवाद था और रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए सहायता मांगने चला गया। बम्बई की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, जो थे, वहाँ से सहायता मांगने चला गया और यहीं पे उनको हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और जो पहला ट्रीटी हुआ सूरत की संधि, तो सूरत की संधि से चालू हुआ। अब देखिएगा, जैसे ही ये खबर यहाँ पहुँची, कलकत्ता पहुँची, तो कलकत्ता में गवर्नर था उस समय वारेन हेस्टिंग्स। उसने कर्नल अपटन को भेजा और शांति स्थापित करने के लिए कि अभी शांति हो गई और पुरंदर की संधि से मामले को शांत करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही ये दोनों चीज़ें कलकत्ता डायरेक्टरों के पास पहुंची, तो डायरेक्टरों ने पुरंदर की संधि को इग्नोर कर दिया और सूरत की संधि को मान लिया और युद्ध की फिर से शुरुआत हो गई। युद्ध चलता रहा। बड़गांव में भी कहा जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता, क्या कहते हैं, अमेरिका में भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसका प्रभाव भी यहाँ दिखा और बड़गांव की संधि में भी ये बुरी तरह से हारने लगे। आगे चल के सालाबाई की संधि होती है। सालाबाई की संधि में दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेश, मतलब कह सकते हैं कि लौटा देते हैं और सालाबाई की संधि में महाजी सिंधिया मध्यस्थता करते हैं और अभी भी अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता। रघुनाथ राव को पेंशन दी जाती है और इस तरीके से मराठों को भी कोई नुकसान नहीं होता और 1782 में सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों की यह रणनीति थी कि जब भी लगे कि अभी स्थिति हमारे काबू में नहीं है तो संधि करके मामले को शांत कर लिया करते थे। और जब उन्होंने देखा कि अभी बड़गांव की संधि में कंपनी बुरी तरह से हारने लगी थी, तो आगे अब उनको लगा कि मामले को सुलझा लिया जाए और महाजी सिंधिया, याद रखिएगा, महाजी सिंधिया ने मध्यस्थता की और उनके माध्यम से युद्ध को समाप्त कर दिया गया। प्रथम एंग्लो मराठा वार समाप्त हो गया। इसके परिणाम की बात करें तो रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया गया।
मराठों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं हुआ और अभी भी मराठे मजबूत हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन कहा जाता है कि आगे आने वाले समय का ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपयोग किया और मराठे कंपनी के कैरेक्टर को समझ नहीं पाए। तो इसी के संदर्भ में हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार। हम समझेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो हुआ 1803 से लेके 1806 के बीच में। इसमें कुछ संधियां हुई जो मैं बता दूं। पहली संधि हुई थी बेसिन की संधि 30/12/1802 को। ये हुई बेसिन की संधि जो कहा जाता है निर्णायक संधि थी, बेसिन की संधि। इसके बाद इसी क्रम में याद किया, डेट भले नहीं याद रहे, 17/12/1803 को इसी के जस्ट बाद हुई देवगांव की संधि। इसी के जस्ट बाद हुई सूजी अर्जुन गांव की संधि, सूजी अर्जुन गांव की संधि। और इसके जस्ट बाद हुई राजापुर घाट की संधि, राजापुर घाट की संधि। समझिएगा, अगर हम बात करें सेकेंड एंग्लो मराठा वार की, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार का भी जो बेसिक रीजन था वो था मराठों का आंतरिक विवाद, मराठों का आंतरिक विवाद। अब पूछेंगे आंतरिक विवाद क्या था, तो याद रखिएगा इसमें भी अगर हम बात करें तो मराठों के आंतरिक विवाद का जो बेसिक मुद्दा था, यहाँ पे पेशवा बना बाजीराव द्वितीय। 1795 में पेशवा बना बाजीराव सेकंड। कहा जाता है कि बाजीराव सेकंड योग्य व्यक्ति नहीं था, बाजीराव सेकंड जो था योग्य व्यक्ति नहीं था। तो ऐसे में क्या था, इसके दरबार में गुटबाजी चालू हो गई। गुटबाजी में दो लोग थे, एक था दौलत राव सिंधिया और दूसरा था जसवंत राव होलकर। इन दोनों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। पेशवा कभी इनको अपनी तरफ मिला लेता था, कभी इनको अपनी तरफ मिला लेता था। और कहा यह जाता है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर जसवंत राव होलकर के छोटे भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी, बिट्ठू जी की हत्या कर दी। अब जसवंत राव होलकर इसका बदला लेने के लिए इन दोनों को पराजित कर देता है, बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया दोनों को पराजित कर देता है। अब ऐसे में बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, सहायता मांगने के लिए चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब देखिएगा, प्रथम एंग्लो मराठा वार में सहायता कौन मांग रहा, पेशवा बनने के लिए। और यहाँ सहायता कौन मांगने गया, अपनी रक्षा के लिए पेशवा खुद ही चला गया। और पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी होती है 1802 में, जिसको कहा जाता है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, इस समय याद रखिएगा गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। और वेलेजली लाया था, आपको पता होगा, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो आगे की वीडियो में हम बताएंगे भी कि सब्सिडरी अलायंस क्या है, इसका मतलब क्या है। सब्सिडरी अलायंस में बस इतना जानिए कि जो इस संधि को स्वीकार करेगा उसकी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी और उसके बदले में वो क्या देंगे, पैसा देंगे। मतलब अंग्रेजी सेना भारतीय राज्यों के पैसे से पलेगी और एक अंग्रेज रेजिडेंट होगा जो दरबार में रहेगा। और इस प्रकार की संधि को पेशवा स्वीकार कर लेता है और बेसिन की संधि हो जाती है। मतलब पेशवा अपनी रक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को दे देता है। अब आप बताइए, बेसिन की संधि ये स्पष्ट कर देता है कि मराठे भारत पे राज्य अब नहीं करेंगे। मतलब मराठों के भाग्य को निर्धारित कर देता है बेसिन की संधि और पेशवा एक तरीके से इनकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। अब बचा अभी भी जो ये गुट थे, सिंधिया, कहा जाता है कि मराठा संघ में कुछ ऑफिसर थे, सिंधिया, होलकर, भोसले, जो ये लोग थे ये अभी भी मिल के नहीं लड़े। कहा जाता है कि भोसले अलग से लड़े, हार गए और भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई। इसके बाद उसको कहा जाता है देवगांव की संधि। ये कहीं कहीं पूछा जाता है, देवगांव की संधि भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, देवगांव की संधि। यह भी संधि एक प्रकार की सहायक संधि थी, अधीनता को स्वीकार कर लिए। इसके बाद सिंधिया भी लड़े, सिंधिया भी पराजित हो गए। और इसके बाद हुआ सूजी अर्जुन गांव की संधि, जो मैंने बताया, सूजी अर्जुन गांव की संधि। इस संधि में भी एक प्रकार की सहायक संधि थी, सिंधिया ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके बाद होलकर लड़े, होलकर भी हार गया। जस्ट इसके बाद हुआ राजापुर घाट की संधि और होलकर ने भी अधीनता को स्वीकार कर लिया। ये इतनी संधियां हुई, मतलब बेसिन की संधि,
देवगांव की संधि, सूजी अर्जुन गांव की संधि और राजापुर घाट की संधि। और कहा जाता है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार में यह स्पष्ट हो गया कि मराठे भारत पे राज नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ी चुनौती जो अंग्रेजों को मराठों के द्वारा मिल सकती थी, वो अपने आंतरिक विवाद के कारण, एकजुट न होने के कारण, एक तरीके से इस मतलब मौके को मराठों ने खो दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। अब एक तरीके से ये केवल एक बकरे के समान थे। अब जब चाहे, चूंकि जब इनकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद इस कंपनी ने ले लिया, तो जाहिर सी बात है जब तक चाहे जब चाहें इनको अब हटा सकते थे। और आगे थर्ड एंग्लो मराठा वार में ही हुआ भी, जो 1817 से 18 में हुआ। पिंडारियों के साथ मिलके इनके ऊपर आरोप लगा कि पिंडारियों के साथ मिलके विद्रोह करने वाले हैं। और हेस्टिंग जो बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, उसने आरोप लगाकर नॉर्मल सा एक युद्ध हुआ, कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहा और पेशवा के पद को, संघ को समाप्त कर दिया गया और पेशवा को कानपुर के बिठूर के पास पेंशन दे के रख दिया गया और मराठा संघ एक तरीके से छोटे छोटे राज्यों में मतलब समाप्त हो गया। और इस प्रकार से मराठों का पूरा जो चुनौती दे सकते थे क्षेत्रीय राज के, जो सबसे मजबूत क्षेत्रीय राज के रूप में थे, एक तरीके से अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर गए और एक बहुत बड़े क्षेत्रीय मराठा अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत कर ली। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, ये तो रहा सेकेंड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार को समझते हैं, जो रहा 1817-18 में हुआ। और कहा जाता है कि नॉर्मल हुआ और यहीं के बाद पेशवा को पेंशन दे दी गई। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कानपुर के पास बिठूर में इनको रख दिया गया और मराठा संघ समाप्त हो गया। ये था, इस समय गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग। इस तरीके से मराठों का पूरा 3 युद्ध हुए। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में भी आंतरिक विवाद था, सेकेंड में भी इनका आंतरिक विवाद रहा और थर्ड का तो कोई मतलब नहीं था, अंग्रेजों की दया पे थे, जब चाहे हटा दे। हेस्टिंग चूंकि बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था तो उसको अब जरूरत भी नहीं थी और धीरे से उसने आरोप लगाकर और पेशवा के संघ पद को समाप्त कर दिया। ये था। इसमें कई बार अब याद के क्वेश्चन यहाँ से सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, ये संधियाँ पूछी जाती हैं। कई बार एक क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और कहीं न कहीं ये हमें मेंस में भी दिखाता है कि आंतरिक डिस्प्यूट, अंग्रेज मजबूत थे या नहीं थे वो अलग बात है, ये हमारे आंतरिक समस्याओं ने भी अंग्रेजों को मौका दिया कि भारत पे वो साम्राज्य को स्थापित कर सकें। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक एंग्लो मराठा वार पूरा मैंने बता दिया। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेके आएंगे और इसको एग्जाम पॉइंट व्यू से इन संधियों को समझिएगा। क्रम पूछा जाता है, कभी कभी टिप्पणी भी आ जाता है लिखने के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा तो लगभग आपकी सभी समस्याएं एंग्लो मराठा वार के संदर्भ में दूर हो जाएंगी। ये होता है आपका पूरा का पूरा टॉपिक। आगे के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।